हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आज हमारा है लीनियर अलजेब्रा का लास्ट लेक्चर। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। लेट टी बी द linear transformation from r cube to r square defined by t of x1 x2 x3 is equals to x1 plus x2 2x3 minus x1 if beta is equals to 1 0 minus 1 if b is equals to beta लिख दिया मैंने, b is equals to 1 0 minus 1 1 1 1 1 0 0 are the ordered basis is the ordered basis of r cube and b dash that is 1 0 0 1 is the ordered basis of r square, then find the matrix of T with respect to ordered basis B and B dash also find rank T and nullity T। अब आपको पिछले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कुछ अलग दिख रहा है? अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे वो लीनियर ऑपरेटर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो लग रहा था वो सेम डायमेंशन पे लगता था ना, जैसे आर क्यूब सेम वेक्टर स्पेस आर क्यूब से आर क्यूब लग रहा था, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर लग रहा था, पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 से पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 ऐसा लग रहा था, है ना। तो जिनके ऑर्डर बेसिस लगभग सेम होते थे। अब देखिए यहाँ पे आपको v की जगह क्या दिया हुआ है आर स्क्वायर और w की जगह क्या दिया हुआ है आर क्यूब। तो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं किस पे, आर क्यूब जो v की जगह है और आर स्क्वायर जो w की जगह है, इनके बीच में लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन t। तो अब आप एक चीज बताइए, आर क्यूब और आर स्क्वायर दोनों के जो ऑर्डर्ड बेसिस है वो सेम हो सकते हैं क्या? नहीं, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये 2 डायमेंशनल स्पेस है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है b जो वैल्यू है, सपोज इसको ले लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये क्या हो गया ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब। यानी आर क्यूब के कोई भी एलिमेंट को मैं ये अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इन पे लगाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे टी अल्फा 1 मिलेगा। इस पे लगाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा टी अल्फा 2 मिलेगा। इस पे लगाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन तो मिलेगा टी अल्फा 3। क्या बताया था मास्टर ने, हमेशा यहाँ का जो भी बेसिस रहा उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना और इधर साइड जो बेसिस आता है उसके टर्म्स में उसको
रिप्रेजेंट करना, है ना, क्योंकि हमको अभी तक एक ही वैल्यू रहता था जिसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करने को बोलता था। यहाँ पे दो चीजों के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने को बोला है मैट्रिक्स टी निकालो विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस बी एंड बी डैश, यानी दोनों के रिस्पेक्ट में। तो आपने क्या किया, बी वाले पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे और बी डैश के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो आप इसको रिप्रेजेंट किसके टर्म्स में करोगे, बी डैश के टर्म्स में। तो इसको समझ लो, इसको मैं लेता हूँ बीटा वन, इसको लेता हूँ बीटा टू। तो आप इसको किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे, बीटा वन और बीटा टू के इसमें। क्यों, क्योंकि बी डैश जो है वो क्या बनाता है, बेसिस बनाता है किसका, आर स्क्वायर का। तो आर स्क्वायर के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आर स्क्वायर के अंदर आ रहा है एलिमेंट, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो भी एलिमेंट आएगा उसको मैं किसके लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकता हूं, बेसिस के। लेकिन आर स्क्वायर का बेसिस कौन बना रहा है, बी डैश। तो अब आप किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे इसको, बी डैश के टर्म्स में। क्यों कर रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि आप हमेशा यहाँ के जो वेक्टर है तो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो वो दूसरे वेक्टर स्पेस पे जाता है, वहां वाले के जो भी बेसिस होगा। क्योंकि बेसिस का मतलब क्या होता है, बेसिस का मतलब होता है वो स्पैन भी कर रहा है और साथ साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। स्पैन कब करता है, जब वो क्या बनाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है। यानी आप W यानी आर स्क्वायर के किसी भी एलिमेंट को, ये बेसिस के जो भी एलिमेंट है बी डैश, उसका क्या लिख सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। तो ये चीज समझ में आई पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। तो चलिए बताइए क्या करेंगे अपन। सबसे पहले तो जो चीज दी हुई है उसको लिखेंगे। तो आप लिखेंगे हियर टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाय, कि आप ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही लगाओगे x1 x2 x3 पे, तो जो आपका आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 कॉमा 2x3 माइनस x1 मिलेगा। ऐसा ये देखो यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन कितने डायमेंशन पे लगा रहे, 3 डायमेंशन में, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। तो जो आपको आंसर मिल रहा कितने टर्म्स में मिल रहा, 2 कोऑर्डिनेट में, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। यहाँ पे कहीं पे z कोऑर्डिनेट है क्या, नहीं। तो आपको ये चीज समझ में है, यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेंगी वो कितने सिस्टम में मिलेंगी, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा, 2 डायमेंशन में आएगा आंसर। समझे पक्के में, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है बी जो ये क्या है, बेसिस ऑफ आर क्यूब है। तो आप लिखेंगे बी जिसकी वैल्यू है, बी क्या दिया हुआ है हमको, 1 0 -1 1 1 1 और 1 0 0। ये क्या है, इज द ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब, यानी वी वाले का ये क्या हो गया, ऑर्डर्ड बेसिस हो गया। तो इसको ले लो अल्फा 1, तो लेट अल्फा 1 ले लो किसको, 1 0 -1 को। अल्फा 2 ले लो किसको, 1 1 1 को। और अल्फा 3 ले लो किसको, 1 0 0 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये बी किसका ऑर्डर्ड बेसिस है, आर क्यूब का, यानी पहले वाले स्पेस का। इस पे हमेशा क्या लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन लगता है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 पे भी क्या लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। तो बताओ क्या मिलेगा, देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अल्फा 1 क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अल्फा 1 की वैल्यू 1 0 -1 आएगा। मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वाली वैल्यू लिख देता हूँ ताकि हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकें। हमारा क्या है फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन आप जैसे ही लगाओगे x1 x2 x3 पे, तो आंसर आना चाहिए x1 प्लस x2 2x3 माइनस x1। है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलो अब यहाँ पे ये काय की वैल्यू हो गई, x1 की हो गई, ये हो गई x2 की, ये वैल्यू हो गई x3 की। क्या है आंसर इसका, क्या आना चाहिए, पहला कोऑर्डिनेट आना चाहिए x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए, 2x3 माइनस x1 यानी 2 टाइम्स x3, x3 की वैल्यू -1, तो 2 इंटू -1 -2 माइनस x1, तो -2 -1 कितना आ जाएगा, -3 आएगा।
आपको अगर ऐसा डायरेक्ट लिखने में कंफ्यूजन होता है तो बरोबर एकदम सॉल्व करते हुए लिखो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। एक स्टेप बढ़ेगा, x1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे तो लिखो 1 प्लस x2 की वैल्यू पुट करो 0 तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 0, नेक्स्ट स्टेप पे 1 लिखो, यहाँ पे 2 इंटू -1 लिखो तो 2 इंटू -1 -2, तो उसके बाद माइनस x1 यानी -1 -2 -1, नेक्स्ट स्टेप पे लिखो -3। समझा? पक्के में समझा? चलिए अब सेकेंड वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड वैल्यू क्या है मेरी? t अल्फा 2, आएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अल्फा 2 की वैल्यू 1 1 1 आएगा। चलिए अब बताइए x1 की जगह क्या है 1, x2 की जगह 1, x3 की जगह 1, तो क्या आएगा आंसर? x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। 2x3 माइनस x1 तो 2 टाइम्स 1, 2 1 जार 2, -1 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सेम चीज अब क्या करना है अल्फा 3 के लिए, तो लगाओ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अल्फा 3, तो क्या आएगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अल्फा 3, अल्फा 3 की वैल्यू क्या है? 1 0 0, तब x1 की जगह क्या हो गया 1, x2 की जगह 0, x3 की जगह 0, क्या है कोऑर्डिनेट? x1 प्लस x2, तो 1 प्लस 0 क्या आएगा? 1। 2x3 माइनस x1 यानी 2 इंटू 0 कितना हो गया? 0, माइनस x1 यानी -1 तो क्या आएगा? माइनस। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक सबको समझा? पक्के में समझा? सेम है यहाँ तक सब चीज़ें? अब देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है पिछले टाइप के क्वेश्चंस में। पिछले टाइप के जो आपने क्वेश्चंस देखे थे उस पर आप एक चीज़ गौर कर रहे थे, अपना है ये भी वही टाइप का अलग टाइप वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे था क्या ऐसा? जैसे यहाँ पे देखो क्या बोल रहा था, कंसिडर द वेक्टर स्पेस VR फॉर ऑल 2x2 मैट्रिक्स ओवर R। टी क्या था? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट सेंट मैट्रिक्स X इनटू X। आपको क्या बोल रहा था? आपको ऑर्डर्ड बेसिस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू B, बोल रहा था ऐसा। यहाँ पे कोई और वेक्टर स्पेस मेंशन किया हुआ था क्या? नहीं। तो हमको समझ रहा था कि VR पे ही ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है और मिल भी क्या रहा है? VR मिल रहा है करके। उसने यहाँ पे कोई और वेक्टर स्पेस मेंशन किया क्या? नहीं किया। तो ये चीज समझ रहे थे, ये VR का और ये VR का दोनों का बेसिस कैसे रहने वाला था? सेम। तो हम क्या कर रहे थे, ये B के एलिमेंट पे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे थे और उसको B के एलिमेंट के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन अब हमको जो वेक्टर स्पेस है वो चेंज हो रही है ना? आप लगा रहे हो R³ पे और आपको जो आंसर मिल रहा है वो काय पे मिल रहा है? R² पे मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो अब हमको क्या दिया हुआ है? B' दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 1 0 0 1। ये क्या है? ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ R²। तो आप लिखेंगे नाउ B' इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 is the ordered basis of R²। ये चीज समझ में आ रहा है? तो देखो जैसे आपने क्या किया, आपके पास यहाँ पे वेक्टर स्पेस दिया हुआ था R³, यहाँ पे आपके पास वेक्टर स्पेस दिया था R²। R³ के जो बेसिस थे वो क्या थे? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अब इसको हम ले लेते हैं बीटा 1, इसको ले लेते हैं बीटा 2। तो R² के जो बेसिस है वो क्या है? बीटा 1 और बीटा 2 है। आपको एक चीज याद रखना है, जो भी R² का एलिमेंट है वो अपने बेसिस का क्या रहता है? लीनियर कॉम्बिनेशन रहता है। तो R² के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा वो बीटा 1 और बीटा 2 का क्या रहेगा? लीनियर कॉम्बिनेशन। उसी तरीके से R³ के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 का क्या रहेगा? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 R³ के थे, इसमें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था T अल्फा 1। ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद वो जो वैल्यू रहती है वो R³ से कहाँ पे चली जाती है? R² पे। R² के अंदर रेंज पे जाती है। जैसे आपने अल्फा² पे लगाया तो T अल्फा 2 यहाँ पे आ गया, जैसे अल्फा 3 पे लगाया तो T अल्फा 3 यहाँ पे आ गया। अब T अल्फा 1 T अल्फा 2 T अल्फा 3 तीनों के तीनों किसके अंदर आ रहे हैं? R² के अंदर आ रहे। क्या देखो, T अल्फा 1 लगाया तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशनल, T अल्फा 2 लगाया तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशनल। सब आंसर कैसे आ रहे हैं? 2 डायमेंशनल। तो आपने ये एलिमेंट किसके अंदर है? R²। तो आप इनको लीनियर कॉम्बिनेशन किसका लिखोगे? जो R² के बेसिस है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे। R² का बेसिस क्या है? बीटा 1 और बीटा 2।
समझा? तो आपने लिखा कि बी डैश 1001 इज द ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे लेट, पहले वाले को ले लो बीटा 1, इसको ले लो 1 0, दूसरे वाले को ले लो बीटा 2, इसको ले लो 0 1। तो चलो अब लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। टी अल्फा 1 क्या आई थी वैल्यू हमारी 1 कमा -3, 1 0 0 1 कौन से बेसिस है? स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस। तो क्या बताया था मास्टर ने? एक्स कोऑर्डिनेट देखो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो लिखो 1 इंटू 1 कमा 0, लिखे फिर कौन सा साइन डालो प्लस, फिर देखो वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है -3, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो आ गया -3 टाइम्स 0 1। कैसे लिखते देख के आए, पिछले लेक्चर देख के आ रहे हो? क्या करना, एक्स कोऑर्डिनेट देखना उसके साथ चिपका देना 1 0, वाई कोऑर्डिनेट देखना उसके साथ चिपका देना 0 1, तो आएगा 1 इंटू 1 0 काय की वैल्यू है बीटा 1 की, फिर क्या नंबर है -3, 0 1 काय की वैल्यू है बीटा 2 की। इसी तरीके से टी अल्फा 2 को लिखो, टी अल्फा 2 क्या है वैल्यू 2 कमा 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो 2 उसके साथ क्या चिपकता 1 कमा 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1 उसके साथ क्या चिपकता 0 कमा 1, तो आएगा 2 इंटू 1 0 काय की वैल्यू है बीटा 1 की, प्लस 1 इंटू 0 1 काय की वैल्यू है बीटा 2 की। हमने टी अल्फा 1 को निकाला, टी अल्फा 2 को निकाला, टी अल्फा 3 ने कोई पाप किया क्या? नहीं, तो टी अल्फा 3 को भी निकालेंगे, तो टी अल्फा 3 क्या आई थी जी हमारी वैल्यू 1 कमा -1, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 उसके साथ कौन चिपकेगा 1 कमा 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या है -1 उसके साथ कौन चिपकेगा 0 कमा 1, तो 1 टाइम्स 1 0 काय की वैल्यू है बीटा 1 की, कौन सा नंबर है -1, 0 कमा 1 काय की वैल्यू बीटा 2 2, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द matrix of T with respect to ordered basis, कौन सा ऑर्डर्ड बेसिस दिया हमको B एंड B डैश इज, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं T मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस B एंड B डैश, ऐसा लिख सकते हैं, या तो आप इसको लिख सकते हो ऑर्डर्ड मैट्रिक्स मैट्रिक्स T विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस B एंड B डैश, यानी B वाले पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा और मैं उसको एक्सप्रेस कर रहा हूं B डैश में, तो क्या आएगा सबसे पहले काय की वैल्यू थी टी अल्फा 1 की, टी अल्फा 1 के कोऑर्डिनेट क्या है 1 और -3, तो है 1 और -3, फिर टी अल्फा 2 आता अगला कॉलम, तो उसमें देखो टी अल्फा 2 में पहला स्केलर क्या है 2, दूसरा स्केलर क्या है 1, फिर टी अल्फा 3 देखो टी अल्फा 3 में पहला स्केलर क्या है 1, दूसरा स्केलर क्या है -1, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। अब इसके साथ उसने एक हमारा पुराना वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जिस टाइप का क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। क्या पूछा है उसने, ऑल्सो फाइंड रैंक टी एंड नलिटी टी। नलिटी टी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी होता है, रैंक टी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ रेंज टी होता है। और हमको मालूम हम कर्नल टी को तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कर्नल टी के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जिन पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ तो वैल्यू क्या हो जाती 0, तो हम ले लेंगे ये वाला एलिमेंट किस पे बिलोंग कर जाए कर्नल टी पे, तो आप लिखेंगे लेट, अरे याद है ना पढ़ते जा रहे हो कि आगे पार्ट पीछे सपाट कर रहे हो, लेट x2 x3 सॉरी x1 x2 x3 बिलोंग्स टू कर्नल टी, कर्नल टी के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जिस पे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ तो वैल्यू क्या आ जाए 0, तो आप लेंगे देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन x1 x2 x3, इसका आंसर आ जाएगा 0, तो लिख देता हूँ 0 वेक्टर लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑन x1 x2 x3, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन x1 x2 x3 की वैल्यू क्या है x1 प्लस x2 2x3 माइनस x1, तो आ जाएगा x1 प्लस x2 2x3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0 वेक्टर को क्या लिख देंगे 0 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, 2x3 माइनस x1। हाँ, तो चलिए बताइए क्या होगा, x कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा x कोऑर्डिनेट से, तो क्या मिलेगा x1 प्लस x2 इक्वल रहेगा 0 से, y कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा y कोऑर्डिनेट से, तो क्या मिलेगा 2x3 माइनस x1 इक्वल रहेगा
0 से रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। तो देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि x1 प्लस x2 इक्वल है 0 से। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि x1 इक्वल रहेगा माइनस x2 से। लिख सकता क्या ऐसा? यहाँ पे वैल्यू प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में लिख सकता। और यहाँ पे माइनस x1 इधर जाएगा तो प्लस x1, तो मैं लिख सकता 2x3 इक्वल रहेगा x1 से। लिख सकते हैं ऐसा? तो बताइए क्या मिला आपको। इस इक्वेशन को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? x1 इक्वल है माइनस x2 से, साथ साथ x1 इक्वल है 2x3 से। है कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आपको x1 इक्वल मिल गया माइनस x2 से, जो इक्वल मिल गया 2 टाइम्स x3 से मिल गया। जब भी आपको ऐसे इक्वल वैल्यूज मिल जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको ले लेते हैं इक्वल टू कोई तो भी कांस्टेंट वैल्यू। तो आप लिखेंगे लेट x1 इक्वल्स टू माइनस x2 इज इक्वल्स टू 2x3 इज इक्वल्स टू k, वेयर k इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जो पार्ट होगा रियल नंबर का होगा। ये चीज समझ में आई। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए। आप चाहो ना तो इसको ये फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते थे, अपना मैट्रिसेस वाले फॉर्म से। आप मैट्रिसेस वाले फॉर्म से कैसे कर सकते थे, आप इसको लिख सकते थे इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो क्या मिलता था आपको? पहले आता था x कोऑर्डिनेट, x1 वाला। x1 की वैल्यू क्या थी? 1 थी। यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या थी? -1 थी। फिर x2 के कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या थी? 1। यहाँ पे x2 है क्या? नहीं है, तो 0। फिर उसके बाद x3 वाली वैल्यू देखो, x3 वाली वैल्यू यहाँ पे है क्या? नहीं, तो 0। यहाँ पे x3 का कोऑर्डिनेट क्या है? 2। ये आता था हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आता था। फिर उसके बाद आता था x1 x2 इज इक्वल x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 आता था ऐसा। ये चीज आती है आप लोगों को, राइटिंग अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये दोनों इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे। फिर क्या करते थे, इसको पाइवट एलिमेंट बनाते थे, नीचे 0 बनाते थे, फिर इधर एक पाइवट एलिमेंट बनाते थे, फिर देखते थे कौन से कॉलम में आ रहा है, फिर मैट्रिसेस के हिसाब से सॉल्व कर सकते थे। वो थोड़ा बड़ा हो जाता था। यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट दिख रहा था इक्वेशन सॉल्व हो सकती है कि यहाँ पे देखो प्लस x2 था, इधर जाएगा तो माइनस x2, तो x1 की वैल्यू इक्वल आ गई माइनस x2 से। यहाँ पे माइनस x1 इधर जाएगा तो प्लस x1, तो 2x2 इक्वल आएगा x1 से। तो मैं बोल सकता x1 इक्वल है माइनस x2 से और x1 इक्वल है 2x3 से। है तो इसको मैंने ले लिया इक्वल टू कोई तो भी कांस्टेंट वैल्यू k। तो उस हिसाब से मेरे को x1 की वैल्यू कैसे इक्वल मिल जाएंगी? k से। माइनस x2 कैसे इक्वल मिल जाएंगी? k से। और 2x3 ये भी कैसे इक्वल मिल जाएंगी? k से। जहाँ पे k क्या है? कोई तो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी पहली वैल्यू इक्वल है k से, दूसरी वैल्यू इक्वल है k से, तीसरी वैल्यू इक्वल है k से। तो बताओ क्या मिला? x1 इक्वल है k से, x2 इक्वल है, यहाँ पे माइनस है, इधर गया तो प्लस, और यहाँ पे प्लस के इधर गया तो माइनस। या तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में, तो x3 की वैल्यू क्या आएंगी? k/। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आपके पास x1 है, x2 है और x3 है। तो आप लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू को लिखेंगे। देयरफॉर कर्नल t, कर्नल t कैसे इक्वल था? हमारा कर्नल t इक्वल था x1 x2 x3 से, जहाँ पे x1 x2 x3 ये किसका पार्ट है? ये पार्ट था हमारा r³ का था। ये नंबर 3 डायमेंशनल वाला है तो r³ का पार्ट होगा। तो लेट x1 x2 x3 बिलोंग्स टू कर्नल t। और हमको एक चीज मालूम है, कर्नल t किसके अंदर आता है? v के अंदर। v क्या है यहाँ पे? r³ है। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो कर्नल t की वैल्यू क्या आएंगी? x1, x1 की वैल्यू क्या निकाले आपने? k। x2 क्या निकाले? माइनस के। x3 क्या निकाले? k/2। जहां पे ये k क्या है? k है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी कोई तो भी स्केलर है। कोई दिक्कत नहीं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई तो भी स्केलर होता है। अब यहां से देखो, मैं k को कॉमन निकाल सकता हूँ या k/2 को कॉमन निकाल सकता हूँ, जो भी मैं निकालना चाहूँ। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से k/2 को कॉमन निकालता हूँ। देयरफॉर कर्नल t की वैल्यू क्या आएंगी? k/2 निकाल लेता हूँ यहाँ से कॉमन। यहाँ पे 2 डिवीजन में था क्या? नहीं, तो क्या बचेगा अंदर? 2। यहाँ पे क्या बचेगा? -2। और यहाँ से k/2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा? 1। जहाँ पे k ये कैसा नंबर है? रियल नंबर, स्केलर है। k अगर स्केलर है तो k/2 भी क्या होगा? स्केलर होगा। अच्छा ये चीज समझे ना, k/2 बाहर निकाले तो कैसे यहाँ पे 2 आया?
वहां पे वैल्यू क्या थी, सिर्फ और सिर्फ k थी। यहाँ पे ये वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मेरे को यहाँ पे k/2 को बाहर निकालना था, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, यहाँ पे तो डिवीजन में पहले से 2 था। अब मैं k/2 को निकालूंगा बाहर, तो यहाँ से k/2 बाहर निकला तो क्या बचा 1, यहाँ से k/2 बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा -2, यहाँ से k/2 को बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, समझा। k क्या है, स्केलर है, तो k/2 भी क्या होगा, एक स्केलर होगा। यानी आपको कर्नल टी का हर एक एलिमेंट क्या मिल रहा है, 2 -2 और 1, इसका स्केलर मल्टीपल मिल रहा है। तो आप लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ कर्नल टी इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर। कौन सा वेक्टर, 2 -2 1, ऑफ वेक्टर 2 -2 1 है ऐसा। अगर कोई भी एलिमेंट कर्नल टी का आप एक स्केलर मल्टीपल बना के लिख सकते हैं, मतलब ये जो वेक्टर है वो क्या कर रहा है, कर्नल टी को स्पैन कर रहा है। पढ़े थे ऐसा, जब हमारा सिंगल एलिमेंट होता है तो हम स्केलर मल्टीपल लिखते हैं, जब एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सेट एस, जिसका ये एलिमेंट बना लो जो है 2 -2 1, तो ये क्या करेगा, स्पैन करेगा किसको, कर्नल टी को। सिर्फ स्पैन करना जरूरी रहता है क्या, नहीं, लीनियर इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए। तो आप लिखेंगे ऑल्सो सेट एस इज, सॉरी यार पता नहीं आज मेरे सिस्टम को क्या हो गया, हद से ज्यादा हैंग हो रहा है। चलिए फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं, क्या बोल रहा है, ऑल्सो सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों जी, सेट एस के अंदर कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट, तो सेट एस कौन सा सेट बनेगा, सिंगलटन सेट। और सिंगलटन सेट हमेशा कैसा होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप लिखेंगे सिंस एवरी नॉन जीरो सिंगलटन सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो सेट एस स्पैन कर रहा है कर्नल टी को, सेट एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो सेट एस क्या बनाएगा, बेसिस बनाएगा कर्नल टी का। तो आप लेंगे देयरफॉर सेट एस जिसकी वैल्यू है 2 -2 1, ये क्या करेगा, फॉर्म बेसिस ऑफ कर्नल। तो बताओ डायमेंशन ऑफ कर्नल टी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी क्या होता है, बेसिस में जितने एलिमेंट है, बेसिस में कितना एलिमेंट है, एक, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी क्या आएगा, 1 आएगा। डायमेंशन ऑफ कर्नल टी को हम क्या बोलते हैं, नलिटी टी। तो मैं बोल सकता देयरफॉर नलिटी टी की वैल्यू क्या आएंगी 1, क्यों, सिंस डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इक्वल होता है नलिटी टी होता है। तो आपके पास नलिटी टी आ गया इक्वल टू 1। क्या क्या निकालना था, नलिटी टी एंड रैंक टी निकालना था, यही पेज पे निकाल दो ऊपर। हमारे पास नलिटी टी कितना आ गया 1, तो रैंक टी निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, बाय रैंक नलिटी थ्योरम या बाय डायमेंशन थ्योरम। तो बाय रैंक नलिटी थ्योरम, क्या पढ़ते हैं हम लोग, रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक टी प्लस नलिटी टी इज इक्वल टू डायमेंशन वी। तो रैंक टी प्लस नलिटी टी अभी निकाला आपने, कितना था 1, इज इक्वल टू डायमेंशन वी। वी क्या है यहाँ पे, आर क्यूब है ना, क्योंकि हमारा आर क्यूब से आर स्क्वायर पे जा रहा है, तो ये रहता है वी, ये रहता है डब्ल्यू रहता है, तो डायमेंशन भी आया आर क्यूब आया। आप लिखेंगे सिंस वी है हमारा आर क्यूब। है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, डायमेंशन ऑफ आर क्यूब चीख चीख के कह रहा है, आर क्यूब का मतलब 3 डायमेंशनल रियल स्पेस होता है, तो कितना डायमेंशन आएगा 3। तो रैंक टी की वैल्यू क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ आर क्यूब कितना हो गया 3, यहाँ पे +1 उधर गया तो -1। तो बताओ रैंक टी की वैल्यू क्या आएंगी, 3 में से 1 गया तो बचा 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, अरे समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी को भी, पक्के में समझा, सच में समझा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है
let t r square say r cube be a linear transformation defined by t of x1 x2 is equals to x1 minus x2 x1 2x1 plus x2 let b be the standard ordered basis of r square and b dash be the ordered basis of r cube where b dash is equals to 1 1 0 0 1 1 1 0 1 find the matrix of t with respect to ordered basis b and b dash। चलो क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन आर स्क्वायर से आर क्यूब लग रहा है, तो चलिए ये हो गया हमारा आर स्क्वायर जो आया है v के जगह, इस पे लगा ट्रांसफॉर्मेशन तो वैल्यू किस पे चली जाएंगी आर क्यूब पे, यानी किसकी जगह आ गया w के जगह आया। अब आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो b है वो क्या है ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है, दो होता है, एक होता है 1 0 0 1, ये होता है ऑर्डर्ड बेसिस। इसको ले लो अल्फा 1, इसको ले लो अल्फा 2। इस पे जैसे ही आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा टी अल्फा 1, इस पे जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे क्या मिलेगा टी अल्फा 2। ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद वैल्यू किस में जाते हैं w, w क्या है आर क्यूब। इसका ऑर्डर्ड बेसिस आपको दिया हुआ है 1 1 0 0 1 0 और 1 0 1 दिया हुआ है, तो इसको ले लो बीटा 1, इसको ले लो बीटा 2, इसको ले लो बीटा 3। तो आप क्या करोगे फिर ये टी अल्फा 1 और टी अल्फा 2 को लिखोगे इन टर्म्स ऑफ बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। क्यों, क्योंकि बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 क्या फॉर्म करते हैं, बेसिस फॉर्म करते हैं आर क्यूब का। तो आर क्यूब के जितने एलिमेंट है उनको आप बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अब कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, अब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। चलिए पता है क्या लिखेंगे आप सबसे पहले, हियर क्या दिया हुआ है आपको, टी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है जो लग रहा है आर स्क्वायर से आर क्यूब इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय, किस तरीके से कि जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे x1 x2 पे तो आपको आंसर मिलेगा x1 माइनस x2 x1 2x1 प्लस x मिलेगा। और कुछ दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है b, b है ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, तो आप लिखेंगे b नो दैट, क्या मालूम है आपको, द स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर इज, क्या होता है b दिया हुआ तो b लिखो, क्या होता है 1 0 0 1, ये हो गया स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। आर क्यूब होता तो क्या लेते 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर r टू द पावर 4 होता तो क्या लेते 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 लेते थे ऐसा। तो चलो इसको ले लो अल्फा 1, इसको ले लो अल्फा 2, तो आप लिखो लेट अल्फा 1 हो गया 1 0
अल्फा 2 हो गया 0 1। फिर क्या करते इस पे लगाते ट्रांसफॉर्मेशन, तो बताओ क्या मिलेगा, देयरफॉर टी अल्फा 1 की वैल्यू आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 0। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ताकि हमको सब्स्टिट्यूट करने में आसानी हो। ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू दिया हुआ है x1 x2 पे लगाओगे तो आएगा x1 माइनस x2 x1 2x1 प्लस x2 आएगा। पहली वैल्यू क्या है 1 और 0, तो जहां जहां x1 है उसकी जगह 1 x2 की जगह 0 लिखो। तो पहला आएगा x1 माइनस x2 यानी 1 माइनस 0 क्या होगा 1 होगा। फिर आएगा x1 क्या है 1, उसके बाद 2x1 प्लस x2 यानी 2 इंटू 1 क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि प्लस 0 करेंगे तो सेम आंसर आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालेंगे, टी अल्फा 2 आएगा 0, 1। अब क्या हो गया x1 की वैल्यू हो गई 0, x2 की वैल्यू होगी 1, तो बताओ क्या आएगा x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस 1 क्या आएगा -1। फिर आता है x1 की वैल्यू क्या है 0। फिर आता है 2x2 प्लस x1 सॉरी 2x1 प्लस x2 तो 2 इंटू 0 0 प्लस x1 यानी +1 कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, दो ही वैल्यू थी तो दो निकालेंगे टी अल्फा 1 और टी अल्फा 2। अब क्या करना पड़ता, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3। तो पहले आपको बताना पड़ेगा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 क्या है वो बीटा डैश जो है ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब। आप टेकिंग द ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ the ordered basis of r cube is क्या दिया हुआ है आपको बीटा डैश, जिसकी पहली वैल्यू क्या दी हुई है आपको 1 1 0, उसके बाद 0 1 1, उसके बाद 1 0 1 दी हुई है। पहले को ले लो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, तो आप लेंगे लेट बीटा 1 हो जाए 1 1 0, बीटा 2 हो जाए 0 1 1, बीटा 3 हो जाए 1 0 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आपको बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 के टर्म्स में ये पूरे नंबर को करना है रिप्रेजेंट। कैसे करते थे, एक नंबर ले लो a b और c और उसको लिख दो इसका स्केलर मल्टीपल। कैसे लिखते हैं, तो आप लिखेंगे लेट ए बी सी को मैं लिख दूं, क्या लिख सकता मैं ए बी सी को x टाइम्स बीटा 1 प्लस y टाइम्स बीटा 2 प्लस z टाइम्स बीटा 3 वेयर x y z आर स्केलर्स आएगा SCALARS है, हाँ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ए बी सी ये किसको बिलोंग कर रहा है आर क्यूब को, 3 डायमेंशनल स्पेस का नंबर है वो। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, दिस इंप्लाइज ए बी सी की वैल्यू क्या आएंगे x टाइम्स बीटा 1 क्या है 1 1 0 प्लस y टाइम्स बीटा 2 क्या है 0 1 1 प्लस z टाइम्स बीटा 3 क्या है 1 0 1। तो बताइए क्या मिलेगा a b c ये इक्वल आएंगे। चलो x कोऑर्डिनेट एक साथ सॉल्व करेंगे, x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आया x प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा y से तो आया 0, लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस z मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आया z तो आया x प्लस z आया। अब y कोऑर्डिनेट सॉल्व करो, x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आया x प्लस y मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आया y प्लस z मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आया z, लिखने की जरूरत 0 लिखने की जरूरत है क्या नहीं। x मल्टीप्लाई होगा 0 से तो आया 0, लिखने की जरूरत है नहीं। y मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आया y प्लस z मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आया z। चलो अब यूज करो इक्वालिटी ऑफ, क्या आएगा x कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा x से, तो x प्लस z की वैल्यू आएंगी a। फिर y कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा y से, तो x प्लस y की वैल्यू इक्वल आएंगे किससे b से। z कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा z से, तो y प्लस z की वैल्यू कैसे इक्वल आएंगी c से। अब ये इक्वेशंस को किस फॉर्म में लिखोगे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो आप लिखेंगे राइटिंग अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी
ए एक्स इक्वल्स टू बी, वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा। पहले पूरों के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 1, नीचे वाले में 0 था 1 1 0। पूरों के वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे वाई दिख रहा है क्या, नहीं तो उसकी जगह आगे यहाँ पे वाई के सामने 1, यहाँ पे वाई के सामने, फिर उसका जेड कोऑर्डिनेट, यहाँ पे जेड के सामने क्या है 1, यहाँ पे जेड की टर्म दिख रही है नहीं तो 0, यहाँ पे जेड के सामने क्या आएंगे 1, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू ए बी सी। इसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सा मैट्रिक्स लेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स लेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 0 0 आ रहा है क्या, नहीं। अगर राइट हैंड साइड में 0 0 आता तो हम लोग कौन सा मैट्रिक्स लेते थे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब कौन सा लेना पड़ेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। चलिए अब क्या करेंगे, कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। लिखिए कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या रहता है जी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ए इज टू बी, यानी पहले पूरा मैट्रिक्स ए लिखो, क्या है 1 0 1 1 1 0 0 1 1। फिर उसके बाद क्या करते, डॉट डॉट डालते, तो आएगा डॉट 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 डॉट। फिर पूरा मैट्रिक्स बी लिखो, क्या है ए बी और सी। अब क्या करो, पाइवट एलिमेंट बनाने की कोशिश करो। पहले तो 1 है, नीचे के एलिमेंट को 0 बना, पाइवट बन जाएगा। तो क्या करोगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, क्या मिलेगा, A इज टू बी इज इक्विवेलेंट टू, पहले रो में कोई चेंज नहीं तो 1 0 1 A। दूसरे रो में R2 माइनस R1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1, B में से A गया B माइनस A। तीसरों में कोई चेंज किया क्या, नहीं तो 0 1 1 C। अब क्या करेंगे, 1 तो पाइवट बन गया क्योंकि लेफ्ट में कोई भी नीचे पूरा एलिमेंट 0 थे, बन गया पाइवट। देखो यहाँ पे लेफ्ट में एलिमेंट है 0, नीचे वाले को क्या बनना, तो 0 थे, भी क्या बन जाएगा पाइवट, नीचे 1 है, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, तो क्या मिलेगा आपको, A इज टू बी इज इक्विवेलेंट, क्या मिलेगा, पहले रो में कोई चेंज नहीं तो 1 0 1 A, दूसरे रो में भी कोई चेंज नहीं तो 0 1 -1 B माइनस A। तीसरे रो में चेंज, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 माइनस ऑफ -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पे C था तो आ गया C माइनस R2 यानी माइनस B, और माइनस इंटू माइनस प्लस A आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा कैसे किए। तो C माइनस B माइनस है तो ब्रैकेट होगा ओपन, तो ये जाएगा -B माइनस इंटू माइनस प्लस A होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब इसको कर लो सॉल्व। कैसे सॉल्व करते हैं, हमको ये चीज़ मालूम है। पहला वाला कॉलम रहता है x का, दूसरा वाला कॉलम रहता है y का, तीसरा वाला कॉलम रहता है z का, और इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप लिखेंगे द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर LINEAR, ठीक है, द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या आएगा, x मल्टीप्लाई 1 से तो x प्लस 0 इंटू वाई 0 लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस z1 z इज इक्वल्स टू a, इक्वेशन नंबर 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए और क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे 0 इंटू एक्स 0 लिखने की जरूरत है नहीं, y1 y माइनस z इज इक्वल्स टू b माइनस a, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में, सच में समझा। तीसरे इसमें x मल्टीप्लाई होगा 0 से 0, y मल्टीप्लाई होगा 0 से 0, तो 2 इंटू z, तो 2z इक्वल आएगा किससे, c माइनस बी प्लस है। इसको अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूँ, सबसे पहले a, उसके बाद b, b के साथ कौन सा साइन है माइनस, फिर उसके बाद c, तो आएगा प्लस c आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इक्वेशन 3 को कैसा लिख सकता हूँ, z की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा a माइनस बी प्लस सी बाय 2 आ गया जी z। कोई दिक्कत नहीं। अब ये z की वैल्यू पुट कर दो कहाँ पे, 2 पे, तो पुट
वैल्यू ऑफ z इन टू क्या मिलेगा आपको y माइनस z की वैल्यू क्या है a/2 माइनस b/2 प्लस c/2 याद रखना था, सेपरेट कर लेना था कि साइन गलत ना हो आपका। इज इक्वल टू क्या वैल्यू है b माइनस a, चलिए कीजिए सॉल्व। क्या मिलेगा जी माइनस साइन जाएगा अंदर तो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो बताइए क्या मिलेंगी y की वैल्यू, यहाँ पे प्लस माइनस a/2 इधर जाएगा तो प्लस a/2, लेकिन उसका स्वागत करने को कौन बैठा है माइनस ए आया। यहाँ पे प्लस b/2 उधर गया तो माइनस b/2, लेकिन उसका स्वागत करने को कौन बैठा है प्लस b बैठा है। यहाँ पे माइनस c/2 इधर गया तो प्लस c/, बताइए y की वैल्यू क्या आएंगे यहाँ से माइनस टू इंटू ए माइनस 2 है, माइनस 2 में से a गया तो क्या बचेगा माइनस a/, बचेगा 2 इंटू बी 2b, तो 2b में से b गया तो क्या बचेगा b/2 आएगा प्लस b/2, और प्लस क्या था यहाँ पे c/2। तो बताइए यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गई आपको, y की वैल्यू मिली, सबके डिवीजन में 2 एक साथ लिखो, a के साथ क्या है माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाय, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, आपको y मिल गया, आपको z मिल गया। हमको क्या एक वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए x की, तो z की वैल्यू पुट कर दो कहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे। तो पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा आपको, क्या वैल्यू है x प्लस z, तो आएगा x प्लस z की वैल्यू क्या है a/2 माइनस b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू क्या वैल्यू इक्वल टू a, इक्वल टू a। तो बताइए क्या मिलेगा x की वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस a/2 उधर गया तो माइनस a/2, पहले से कौन था a, यहाँ पे प्लस a/2 उधर गया तो माइनस a/2, यहाँ पे माइनस b/2 उधर गया तो प्लस b/2, यहाँ पे प्लस c/2 उधर गया तो माइनस c/2। तो बताइए x की वैल्यू क्या आएंगी, a में से a/2 गया तो क्या बचेगा a/2 प्लस b/2 माइनस c/2। तो बताइए x की वैल्यू क्या आएंगी a प्लस b माइनस c/2 आ गई। तो आपको x मिल गया, आपको y मिल गया, आपको z मिल गया। तो अपन लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू a प्लस b माइनस c/2, y इज इक्वल टू माइनस a प्लस b प्लस c/2, और z की वैल्यू क्या आई a माइनस b प्लस c/2 हाई वैल्यू। इसको दे दो कि इक्वेशन, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू देखते हैं। हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था, हमने T∝1 भी निकाला था और हमने T∝2 भी निकाला था। रेफरेंस के लिए मैं इसको पीछे लेके चलता हूँ। यहाँ फिर से लिखेंगे क्या वाली वैल्यूज को, नहीं, तो मेरे को दिखे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने को करके लेके आऊँ मैं। तो इक्वेशन 4 के बाद जो चीज़ आप लिखेंगे वो मैं अब लिख रहा हूँ। तो आप लिखेंगे पुट, अब देखो ये हो गया a b c हुआ, तो आप लिखेंगे पुट a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 c इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4 वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको, x इज इक्वल टू a प्लस b माइनस सी, तो आएगा a प्लस b तो 1 प्लस 1 2 माइनस सी यानी माइनस 2, 2 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। फिर से a b और c की वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा माइनस a यानी माइनस 1 प्लस b यानी प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस c तो प्लस 2/2 2/2 कितना आता है आंसर 1, y की वैल्यू आ गई 1। आप ऐसा सब्सटीट्यूट करके देख सकते हो, आपके पास तो कैलसी रहेगा, डायरेक्ट निकाल लेना वैल्यूज को। फिर उसके बाद a b और c को पुट करो कहाँ पे z की वैल्यू पे, तो आएगा a यानी 1 माइनस b यानी 1 में से 1 गया कितना हो गया 0 प्लस c तो आएगा प्लस 2/2 तो 2/2 z भी कितना हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 z की वैल्यू 1। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर T∝1 जिसकी वैल्यू मैंने निकाला था 1 1 2, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x टाइम्स यानी 0 टाइम्स
कौन सी वैल्यू, बीटा 1 प्लस y टाइम्स यानी कौन सी वैल्यू, 1 टाइम बीटा 2 प्लस z टाइम्स यानी 1 टाइम तीसरा वैल्यू बीटा 3 लिख सकता। हमने इक्वेशन को किसके टर्म्स में बनाया था, बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 के फॉर्म में बनाया था। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में। चलिए फिर से पुट a इक्वल टू -1 b इक्वल टू 0 c इक्वल टू 1। पुट a इक्वल टू -1 b इक्वल टू 0 c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4 वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, पहले इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। x की वैल्यू क्या आएगा, a प्लस b, तो -1 प्लस 0 कितना आएगा, -1 प्लस सॉरी माइनस c, तो -1 -1 कितना हो जाएगा, -2 बाई 2 कितना आएगा, -1। कैसे किया समझा, a की जगह -1 रखो, b की जगह 0 रखो, c की जगह 1 रखो, तो यहाँ पे -1 कितना हो गया, -2 प्लस 0 -2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, -1। y की वैल्यू क्या आएंगी, -a, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1, b की जगह तो 0 है, तो ऐड करूँगा कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, तो 1 प्लस c, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 बाई 2 कितना होगा, 1 होगा। फिर उसके बाद a की वैल्यू -1 माइनस b यानी -0, -1 में से 0 गया तो -1। फिर उसके बाद प्लस c, तो -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 0, तो 0 बाई 2 कितनी आएंगी वैल्यू z की, 0 आएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का समझा, सच में समझा, तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू। देयरफॉर t अल्फा 2 जिसकी वैल्यू आई है -1 0 1, इसका आंसर क्या लिखोगे, x टाइम्स बीटा 1, x की वैल्यू क्या है, -1 टाइम बीटा 1 प्लस y टाइम्स बीटा 2, तो 1 टाइम्स बीटा 2 प्लस z टाइम्स बीटा 3, तो प्लस 0 टाइम्स बीटा 3 आ गया। आपके पास t अल्फा 1 आ गया, t अल्फा 2 आ गया, आपने इसको स्केलर के फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द मैट्रिक्स ऑफ t with respect to b and b dash इस कैसा लिख सकते हैं आप, चाहो तो इसको t b b dash भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको t b b dash भी लिख सकते हो। क्या आता, पहले वैल्यू लिखो t अल्फा 1 की, t अल्फा 1 का पहला स्केलर क्या है, 0, दूसरा स्केलर क्या है, 1, तीसरा स्केलर क्या है, 1। फिर t अल्फा 2 देखो, पहला स्केलर क्या है, -1, दूसरा स्केलर क्या है, 1, तीसरा स्केलर क्या है, 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। अब हमारा लीनियर अलजेब्रा का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, चलिए लिखिए, let t be a linear operator on R cube, the matrix of which in standard ordered basis is a is equals to 1 0 0 0 1 1 1 1 1। Describe explicitly t r cube to r cube। क्या बोल रहा है, t आपको दिया हुआ है लीनियर ऑपरेटर है करके, ठीक है, t लीनियर ऑपरेटर है r क्यूब पे, मतलब वो r क्यूब पे लग रहा होगा, है ना। लीनियर ऑपरेटर कब होता, जब
सेम वैल्यू से सेम पे जाए ना, v और w की वैल्यू सेम हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर। तो t इज अ लीनियर ऑपरेटर, तो r क्यूब से r क्यूब लग रहा हूँ। अब क्या बोल रहा, आपको मैट्रिक्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस दिया हुआ है। स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस r क्यूब का क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको ले लो अल्फा 1, इसको ले लो अल्फा 2, इसको ले लो अल्फा 3, ले सकते हैं ऐसा। तो इसका भी बेसिस है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इसका भी बेसिस है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर है तो r क्यूब से r क्यूब लगेगा। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद भी वैल्यू किस पे जाएंगी, r क्यूब पे। तो जैसे इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो मिलेगा t अल्फा 1, इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो मिलेगा t अल्फा 2, इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा तो मिलेगा t अल्फा। आपको बोल रहा है डिस्क्राइब एक्सप्लिसिटली t ऑफ r क्यूब से r क्यूब, मतलब ये t r क्यूब से r क्यूब किस तरीके से डिफाइन हो रहा है, मतलब आपको इसका क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है ना। अपन लिखते हैं ना t ऑफ x y z की वैल्यू जैसी लगाओगे तो क्या आंसर आएगा, तो वो पूछ रहा है आपसे। समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। तो अपन लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हियर t इज अ लीनियर ऑपरेटर ऑन आर क्यूब, यानी टी कहाँ से कहाँ पे लग रहा है, आर क्यूब से आर क्यूब। और कुछ दिया हुआ है क्या, द मैट्रिक्स ऑफ विच इन स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस इज, आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 1 1 1 1 is the matrix of T with respect to standard ordered basis। और आपको मालूम स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस क्या होता है आर क्यूब का, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या मालूम है हमको, वी नो दैट द स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब इज, क्या होता है, बी ले लो, क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है ऐसा। तो अपन इसको ले लो अल्फा 1, लेट अल्फा 1 को ले लो 1 0 0, अल्फा 2 को ले लो 0 1 0, अल्फा 3 को ले लो 0 0 1। अच्छा एक चीज बताओ, जब आपको ऐसा दिया रहता है कि स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस के हिसाब से बना है, मतलब जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया होगा अल्फा 1 पे तो आपको पहला कॉलम मिला होगा, जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे अल्फा 2 पे तो दूसरा कॉलम मिला होगा, जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा अल्फा 3 पे तो तीसरा कॉलम मिला होगा। क्या बोल रहा है, ये है मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस, यानी यहाँ पे ए क्या है, ए इक्वल है टी बी से, है ना। ये कौन सा ए मैट्रिक्स कौन सा है, ये वो मैट्रिक्स है जो बना है स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में बना हुआ है, यानी आपने बी में जब बी के जो एलिमेंट है इस पे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया होगा तो जो वैल्यू बनी थी आपको उसने बी के टर्म्स में ही लिखे थे। तो हमको मालूम कि जैसे मैंने टी अल्फा 1 पे लगाया होगा ट्रांसफॉर्मेशन तो ये मिला, टी अल्फा 2 की ये वैल्यू है, टी अल्फा 3 की ये वैल्यू। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अल्फा 1, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अल्फा 1 की वैल्यू क्या है 1 0 0। तो जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा अल्फा 1 पे तो मेरे को क्या कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए, पहली वैल्यू जो है 1 0 0 आ गया इज इक्वल्स टू 1 0 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अल्फा 2 लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अल्फा 2 क्या है 0 1 0। मेरे को मालूम जब भी मैं मैट्रिक्स ऑफ टी लिखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, टी अल्फा 1 का कॉलम पहला बनता है, दूसरा किसका बनता है, टी अल्फा 2 का। तो बताओ टी अल्फा 2 के स्केलर क्या आएंगे 0 1 1 आ गया, टी अल्फा 2 के स्केलर 0 1 1 आया। तो आखिरी वाला किसका बचा होगा, टी अल्फा 3 का। अल्फा 3 की वैल्यू क्या है 0 0 1। तो बताओ टी अल्फा 3 की वैल्यू क्या आएंगी 1 1 1। ये चीज आती है पक्के में। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने कल देखा था, हमने 2 डायमेंशन के लिए देखा था शायद, है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आपके पास टी अल्फा 1 है, आपके पास टी अल्फा 2 है, आपके पास टी अल्फा 3 है और आपको फॉर्मूला बनाना है। तो हम ले लेते कोई भी एक 3 डिजिट का यानी 3 डायमेंशन का नंबर। तो ले ले एक्स वाई जेड, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स से, वाई कोऑर्डिनेट वाई से, जेड कोऑर्डिनेट जेड से। तो अपन लिखेंगे लेट
एक्स वाई जेड, ये कोई तो भी नंबर हो आर क्यूब का कोई भी नंबर एक्स वाई जेड, तो अपन क्या लिख सकते हैं एक्स वाई जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट अलग एक्स 0 0, वाई कोऑर्डिनेट अंदर 0 y 0, जेड कोऑर्डिनेट अलग तो 0 0 जेड लिख सकता हूँ, यानी यहाँ से एक्स को बाहर निकालता आएगा एक्स वाई जेड को मैं लिख सकता हूँ, एक्स बाहर निकलता आएगा 1 0 0, यहाँ से वाई बाहर निकलता आएगा 0 1 0, यहाँ से जेड बाहर निकलता आएगा 0 0 1, यानी एक्स वाई जेड ये इक्वल आएगा किससे एक्स टाइम्स 1 0 0 का की वैल्यू हमारी 1 0 0 अल्फा 1 प्लस वाई टाइम 0 1 0 का की वैल्यू मेरी अल्फा 2 की प्लस जेड टाइम 0 0 1 का की वैल्यू मेरी अल्फा 3 की। चलिए अब इस पे लगा दो ट्रांसफॉर्मेशन टी, तो चलो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एक्स वाई जेड ये इक्वल आ जाएंगे किससे ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एक्स अल्फा 1 प्लस वाई अल्फा 2 प्लस जेड अल्फा 3। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ऑपरेटर है, तो ये क्या करेगा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एक्स स्केलर है तो आ गया बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन किस पे जाके लगेगा अल्फा 1 पे। वाई स्केलर है आ गया बाहर, तो ट्रांसफॉर्मेशन जाके किस पे लगेगा वेक्टर पे जो है अल्फा 2। जेड स्केलर है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन जाके किस पे लगेगा अल्फा 3 लगेगा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको टी ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ पे रीजन लिखना सिंस टी इज अ लीनियर ऑपरेटर है ऐसा, तो बताइए क्या मिलेगा एक्स टाइम टी अल्फा 1 टी अल्फा 1 क्या है वैल्यू 1 0 0, तो आ गया 1 0 0 प्लस वाई टाइम टी अल्फा 2 क्या है वैल्यू 0 1 1 प्लस जेड टाइम टी अल्फा 3 क्या है वैल्यू 1 1 है, तो बताइए टी ऑफ एक्स वाई जेड क्या बनेगा। चलिए एक साथ सॉल्व करते हैं। x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो x प्लस 0 इंटू वाई 0 लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस जेड 1 जार जेड आएगा कोई दिक्कत नहीं। x मल्टीप्लाई होगा 0 से तो क्या आंसर आएगा 0 लिखने की जरूरत है नहीं। y मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या आंसर आएगा y, z मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या आंसर आएगा z आगे। x मल्टीप्लाई होगा 0 से क्या आंसर आएगा 0 लिखने की जरूरत है नहीं। y मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या आंसर आएगा y, z मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या आंसर आएगा z। बन गया फॉर्मूला कि ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाओगे एक्स वाई जेड में तो क्या मिलेगा x प्लस जेड वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड, और आपको यही निकालना था, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा जो सबसे बड़ा लेसन था लीनियर अलजेब्रा वो होता है समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। वीडियो अगर सच में अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। कुछ भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको लेक्चर कैसा लगा ये बता सकते हैं, कोई डाउट आ रहा है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए।